इस वीडियो में हम समझेंगे कि Next.js के अंदर स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है और डायनेमिक रेंडरिंग क्या होती है। तो जब भी आगे से हम किसी भी रेंडरिंग की बात करेंगे, तो वो सारा कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग का ही हिस्सा रहेगा। चाहे वो स्टैटिक रेंडरिंग हो, चाहे वो डायनेमिक रेंडरिंग हो, चाहे वो स्टैटिक साइड जनरेशन हो या फिर वो इंक्रीमेंटल साइड रीजनरेशन हो। ये सारी चीज़ें सर्वर साइड रेंडरिंग का ही हिस्सा हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो लास्ट वीडियो में हमारा एप्लीकेशन था, उसी के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दिया, ब्लॉग्स का पेज। अगर हम अबाउट के ऊपर जाते हैं तो ये अबाउट वाला चल रहा है, सर्विसेज वाला भी चल रहा है। अगर हम ब्लॉग्स के ऊपर जाएंगे तो ये नया पेज है, वेलकम टू आवर ब्लॉग। ये हमारा ब्लॉग का पेज है। अब यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉग्स की लिस्ट यहाँ पे रखी है, ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारा ब्लॉग 1 पेज लोड हो गया है। और अगर हम बैक जाएं और ब्लॉग 2 ओपन करें तो हमारा ब्लॉग 2 पेज लोड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बैक जाने के लिए सीधा ब्लॉग्स पेज पे आ जाएंगे और फिर से हम ब्लॉग 3 के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि स्टैटिक रेंडरिंग कहाँ पर है और डायनेमिक रेंडरिंग कहाँ पर है। तो जैसे हमने समझा था ना, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, वैसे यहाँ पर भी है। ये सारे स्टैटिक पेजेस हैं, तो ये सारे पेजेस स्टैटिक रेंडरिंग यूज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग्स का जो पेज है, ये भी स्टैटिक पेज है। ब्लॉग्स के अंदर जो इंडिविजुअल ब्लॉग्स हैं, ये डायनेमिकली रेंडर्ड पेजेस हैं। तो ये डायनेमिक रेंडरिंग यूज़ करके रेंडर होंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका कोडिंग के सेंस में क्या मतलब है और हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा इन दोनों केसेस में। अभी मैं डेवलपमेंट मोड के अंदर हूँ, तो आपको क्या दिख रहा होगा, मैं अगर होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने कोई होम पेज के कोड के अंदर कोई कंसोल लॉग नहीं लिख के रखा है। अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर भी कोई कंसोल लॉग प्रिंट होके नहीं आ रहा है। सर्विसेज के ऊपर भी कोई कंसोल लॉग प्रिंट होके नहीं आ रहा है। और अगर ब्लॉग्स पेज के ऊपर मैं जाता हूँ तो ये यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है। और ये कंसोल लॉग केवल यहीं पर नहीं, इधर सर्वर के ऊपर भी रन होगा। मैं एक कंसोल लॉग अबाउट पेज के ऊपर भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैं npm run dev यहाँ पे कर रहा हूँ, वो क्लियर करने के लिए दोबारा से इसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक कंसोल लॉग रन कर देता हूँ, कंसोल लॉग अबाउट। ठीक है, अबाउट पेज लिख दें या अबाउट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉग्स पेज, यहाँ पे पेज भी देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अबाउट पेज के ऊपर और ब्लॉग्स पेज के ऊपर 2 कंसोल लॉग्स लगा दिए हैं यहाँ पे। जब भी हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाएंगे या अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे, वो कंसोल लॉग रन होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कंसोल लॉग दिखेगा, आगे सर्वर का टैग लगा होगा एक, और फिर ये ब्लॉग्स दिखेगा। और एक्चुअल में जो ये कोड रन होगा, ये हमारे क्लाइंट के अंदर नहीं, हमारे ब्राउजर के अंदर नहीं, यहाँ पर हमारे सर्वर के अंदर रन होगा। जब भी कोई कोड सर्वर के ऊपर रन होगा और वहाँ पर हम कंसोल लॉग करेंगे, तो एक्चुअल में जो कंसोल लॉग होगा असली वाला, वो यहाँ पर होगा। इधर हमें डिबगिंग पर्पसेस के लिए ही दिख रहा है। जब हम डेवलपमेंट मोड में इसको रन करेंगे तो इधर ये कंसोल लॉग नहीं दिखेगा। ठीक है, हमें केवल इधर ही कंसोल लॉग दिखेगा, जो भी कंसोल लॉग दिखना है वो। तो अभी मैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग दिखा और इधर एक बार हमने सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया, तो एक बार हम फिर से अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं। अबाउट पेज के ऊपर मैं जाता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि उस पेज को बिल्ड कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो कंपाइलिंग अबाउट, ठीक है, ये इतना टाइम लगाया, 1 सेकेंड, लगभग 1500 मिली सेकेंड, यानी कि 1.5 सेकेंड यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो इसने पेज को जनरेट करके सेंड कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंसोल के अंदर अबाउट पेज प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी अबाउट पेज प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाता हूँ, चलो मैं ब्लॉग्स के ऊपर जाता हूँ, ये ब्लॉग्स पेज का भी कंसोल लॉग यहाँ पे दिख रहा है। अगर कंसोल के अंदर आएंगे तो यहाँ भी ब्लॉग्स पेज प्रिंट होके आ रहा है। अभी मैं ब्लॉग आईडी के पेज पे जाता हूँ, यानी कि इंडिविजुअल ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, इधर भी मैंने कंसोल लॉग लगाया है, वो आईडी मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। अगर आपको मैं कोड दिखाऊँ इसका, तो ये ब्लॉग्स का पेज है, इसके अंदर इसका ब्लॉग आईडी का पेज होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे हम डायनेमिकली पेजेस को रेंडर करते हैं। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बस केवल मैं ब्लॉग आईडी का पेज प्रिंट करवा रहा हूँ, मतलब ब्लॉग आईडी ही प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है क्योंकि हम पेज नंबर 1 के ऊपर हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी 1 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ, एक बार बैक करता हूँ, तो ये देखो, जैसे ब्लॉग्स के ऊपर गया, ब्लॉग पेज यहाँ पे रन हो रहा है। इधर गया मैं तो ब्लॉग पेज 2 भी रन हो रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो डायनेमिकली रेंडर्ड पेज है वो तुम्हारा केवल इंडिविजुअल ब्लॉग वाला पेज है, लेकिन ये अबाउट वाला और ब्लॉग्स वाला पेज ये क्यों बार बार रेंडर हो रहा है। ठीक है,
इसका बार-बार कोड सर्वर के ऊपर क्यों चल रहा है? तो ये डेवलपमेंट मोड में ऐसा होता है। प्रोडक्शन मोड के अंदर केवल और केवल जो हमारे डायनामिकली रेंडर्ड पेजेस हैं, उन्हीं का कोड यहाँ पे हमारे कंसोल के अंदर रन होगा और ब्राउज़र के अंदर तो वो दिखेगा भी नहीं, हमें बस इधर ही दिखेगा, ठीक है? जैसे हम पेज 1 के ऊपर जाएँगे तो 1 दिखेगा, पेज 2 के ऊपर जाएँगे तो पेज 2 दिखेगा, पेज 100 के ऊपर जाएँगे तो 100 दिखेगा और अबाउट पेज के ऊपर या ब्लॉग पेज के ऊपर जाएँगे तो हमें ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ये कोड दोबारा रन ही नहीं होगा। ये कोड केवल और केवल बिल्ड करते टाइम ही रन होगा। बिल्ड कब होता है? जब हम npm run build कमांड रन करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम npm run build लिखेंगे। लेकिन बिल्ड कमांड रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम नेक्स्ट फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँ, यहाँ पर और इधर हम सर्वर फ़ोल्डर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे ऐप नाम की डायरेक्टरी दिखेगी और इसके अंदर आपको कोई भी एचटीएमएल फाइल नहीं दिख रही है। यहाँ पे पेज का एक फाइल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल फाइल जनरेटेड नहीं है। हो सकता है आपके सिस्टम में जनरेटेड दिख रहा हो, वो इसीलिए क्योंकि आपने npm run build रन किया होगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले रन किया था तो यहाँ पे आपको एचटीएमएल फाइल दिखेगी। लेकिन अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm run build नहीं रन किया है, तो आपको कोई भी एचटीएमएल फाइल्स नहीं दिखेंगी। तो अभी क्या हो रहा है, डेव जब हम npm run dev करते हैं ना, तो सारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं। ये सारी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हमने लिखी है ना, जो जेएस फाइल्स हैं, ये ऑन द फ्लाई जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होंगी, एचटीएमएल बनाएंगी और ब्राउज़र तक सेंड कर देंगी। डेवलपमेंट मोड के अंदर ऐसा होता है। अब प्रोडक्शन मोड के अंदर कैसा होता है? उसके लिए प्रोडक्शन मोड में रन करने के लिए हम npm run build करते हैं, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। तो बिल्ड करने पर ये अभी कुछ करेगा और हम उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड और अभी इस फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एचटीएमएल फाइल्स भी दिखेंगी और कई सारी फाइल्स दिखेंगी हमें यहाँ पे, लेकिन हम मेनली एचटीएमएल फाइल्स को देखेंगे। अब ये देखो बिल्ड के टाइम पर हमारा ब्लॉग्स वाला पेज रन हुआ है, अबाउट वाला पेज रन हुआ है और अगर हमने होम पेज के ऊपर या उस सर्विसेज पेज के ऊपर अगर कंसोल लॉग रन किया होता, अगर कंसोल लॉग रखा होता, तो वो वाला कोड भी रन हुआ होता, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जनरेटिंग स्टैटिक पेजेस 8 आउट ऑफ 8, ठीक है? तो इसने 8 एचटीएमएल के पेजेस क्रिएट किए हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम आके देखें तो ये एक होम पेज क्रिएट हुआ है, एक नॉट फाउंड पेज क्रिएट हुआ है, एक अबाउट पेज क्रिएट हुआ है, एक ब्लॉग्स पेज क्रिएट हुआ है। लेकिन ये blog/blog id ये वाला पेज नहीं क्रिएट हुआ है। इस नाम का कोई भी एचटीएमएल फाइल क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये एफ लिखा है यहाँ पे और एफ का मतलब होता है डायनेमिक। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो एफ का मतलब होता है डायनेमिक और ये जो सर्कल है विथ एम्प्टी, ठीक है, इसके अंदर कुछ फील्ड नहीं है। हम आगे देखेंगे, हम स्टैटिक साइट जनरेशन देखेंगे ना, तो वहां पर ये गोला भरा हुआ दिखेगा, इसके अंदर पूरा फील्ड रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार अगर हम दोबारा से आके अपने सर्वर के अंदर देखेंगे तो ऐप फोल्डर के अंदर हमें तमाम एचटीएमएल फाइल्स दिखेंगी। ये देखो नॉट फाउंड एचटीएमएल फाइल और अबाउट एचटीएमएल फाइल, ये 2 फाइल्स हो गई और फिर ब्लॉग्स एचटीएमएल फाइल 3 फाइल हो गई, ये 4 फाइल, ठीक है, ये हमारी होम वाली फाइल है और ये सर्विसेज वाली फाइल है, ये 5 फाइल्स हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 5 ही फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर 8 कैसे बता रहा था? तो ये बिहाइंड द सीन्स कुछ और फाइल्स को भी जनरेट करता है। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इधर ये एचटीएमएल फाइल्स हैं, जैसे कि ये सर्वर एरर के लिए है और ये 404 फाइल है, ये बैकअप के रूप में ये यूज करता है। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम देख लेंगे। तो मेनली इसने कितनी फाइल्स जनरेट की हैं? मेनली इसने 5 फाइल्स जनरेट की हैं, 5 राउट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि स्टैटिकली जनरेटेड हैं और ये डायनेमिक पेज है हमारा। ये बार-बार ये जो हमारा ब्लॉग आईडी पेज है ना, बार-बार जैसे रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के ऊपर ये रन होगा और अबाउट पेज या सर्विसेज पेज या होम पेज या जो भी स्टैटिक पेजेस हैं जिनके आगे गोला लगा है, यहाँ पे खाली वाला गोला है, ये नहीं रन होंगे, ठीक है? इसका कोड दोबारा से नहीं रन होगा। एक बार हमने देख लिया, जब हमने npm run dev किया है तो npm run build किया है, जब तो बिल्ड करते टाइम ही बस फर्स्ट टाइम, एक ही बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही ये पूरा कोड रन हुआ है और वो वाला कोड हमारा अभी डायनेमिक वाला पेज, ये जो डायनेमिक वाला कोड है ये बिल्ड टाइम पर नहीं रन होगा, ये रन टाइम पर रन होगा। रन टाइम का मतलब जो हमारी एप्लीकेशन रन कर रही होगी, हम इसको npm run, अब npm run नहीं करना, अब npm स्टार्ट करना है, ठीक है? npm run स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो भी काम करेगा, लेकिन स्टार्ट कमांड को यूज करके स्टार्ट करना है, ठीक है? अब अगर हम अपने होम पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो होम पेज के ऊपर तो हमने कोई कंसोल लॉग लगाया नहीं, यहाँ पे कोई कंसोल लॉग दिखेगा नहीं, ठीक है? और प्रोडक्शन मोड में आप देखिए कितना फास्ट है,
हमने देखा था डेवलपमेंट मोड के अंदर 1-1.5 सेकंड का टाइम लगाता है ये, लेकिन प्रोडक्शन मोड के अंदर ये तुरंत ही लोड हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी सर्वर पर ये बना हुआ रखा है। ठीक है, यहाँ पर बना के रखा गया है इसको, ये पेज यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी रखा है, इसीलिए तुरंत ही सर्व हो जाता है ये index.html पेज। हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये RSC इसका रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का पेज, ये पेलोड होता है जिसका यूज करके क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होती है, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है। हाँ, तो अब हम अपने इस पेज पे जाते हैं, अबाउट पेज के ऊपर और ब्लॉग्स पेज के ऊपर। तो हमने इसके अंदर, इस कोड के अंदर कंसोल लॉग लगा के रखा है, लेकिन ये कोई भी रन नहीं करेगा। देखो हम अबाउट पेज के ऊपर गए हैं, इधर कोई भी कंसोल लॉग रन नहीं हुआ है। एक बार मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अबाउट पेज के ऊपर गए, कोई भी कंसोल लॉग रन नहीं हुआ। ब्लॉग्स पेज के ऊपर गए, कोई भी कंसोल लॉग नहीं रन हुआ है। यानी कि जो स्टैटिक पेजेस का कोड होता है वो केवल और केवल फर्स्ट टाइम में ही रन होता है जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही होती है, और npm run build का जब कमांड का यूज करते हैं ना, तभी वो कोड रन होता है। और यहाँ पर अगर हम किसी डायनेमिक पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे कि ब्लॉग 1, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो Next.js का सर्वर है ये रन कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर रहा है, इस ब्लॉग आईडी वाले कोड को रन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे तो अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे मान लो ब्लॉग आईडी ऐसा करके कॉलन और फिर यहाँ पे ब्लॉग आईडी ऐसा कर दूं, ये कॉलन यहाँ पे इसके अंदर देना है और यहाँ पे कॉमा लगा देना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा देके अभी मैं अगर रन करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं अभी पेज 1 के बजाय मैं पेज 2 के ऊपर जाता हूँ तो ये देखो वो अपडेट नहीं होता, वो पूरा अपडेट करने के लिए हमें npm run build करना पड़ेगा। तो जो फाइनल जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पर आके स्टोर होगी, इधर ये अब ये ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग आईडी का जो पेज है, यहाँ पर हमें ये जो JS फाइल दिख रही है ये तब अपडेट होती है जब हम npm run build करते हैं, और npm run build करेंगे तभी हमने जो ये नया कोड ऐड किया है यहाँ पे ना, वो यहाँ पर आएगा। और प्रोडक्शन मोड में यही वाला कोड, ये जो मिनीफाइड कोड है, और ये मिनीफाइड है और भी ऑप्टिमाइजेशन करके इसको यहाँ पे रखा गया है, यही कोड प्रोडक्शन मोड के अंदर रन कर रहा होता है। ठीक है, एक बार हम npm run build करते हैं, npm run build, एक बार दोबारा से npm run build करेंगे तो जो भी अपडेट्स हमने यहाँ पे किया है वो इस फाइल के अंदर आ जाएगा। इस फाइल के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे, यहाँ पर आपको कहीं ब्लॉग आईडी लिखा हुआ ऐसे दिखेगा, ब्लॉग आईडी, ये देखो इस तरह से हमने लिखा है, और ये वाला तो एक तरह से चाइल्ड है। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर जाके देखें, यहाँ पे कोई कंसोल लॉग के अंदर ये मेंशन्ड होगा। ठीक है, ब्लॉग आईडी कंसोल लॉग, ये देखो ये ब्लॉग आईडी, यहाँ पे हमने जो कंसोल लॉग ऐड किया है ये ब्लॉग आईडी कॉलन, और फिर जो हमने ब्लॉग आईडी वेरिएबल यूज किया है उसका नाम R हो गया है चेंज होके यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब अपडेट हो गया। अब अगर हम npm run build करेंगे तो हमारा अपडेट इधर कंसोल के अंदर दिखेगा। अगर हम ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर जाएंगे तो हमें ब्लॉग आईडी कॉलन और फिर उसकी आईडी की वैल्यू दिखेगी हमें। तो यहाँ पर मैंने npm run build दोबारा से कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से हो जाने देते हैं। ठीक है, हो जाने देते हैं। अगर बीच में मैं कट कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आधा ही जनरेट होगा। npm start अब दोबारा से हम करते हैं, हमारा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाते हैं और फिर ब्लॉग 1 के ऊपर जाएंगे तो अब हमारा ये अपडेटेड कोड दिख रहा है। हमारा जो डायरेक्टली कोड तभी दिखता है जब हम डेवलपमेंट मोड के अंदर रहते हैं, हमने अपडेट किया तुरंत दिखने लगेगा क्योंकि पूरा पेज बिल्ड ही नहीं रहता है, बार बार यही कोड रन हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग किधर हो रही है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग किधर हो रही है, और सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर भी स्टैटिक रेंडरिंग कहाँ पर हो रही है और डायनेमिक रेंडरिंग कहाँ पर हो रही है। ठीक है, किस पेज के अंदर कैसे पूरा काम हो रहा है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह आंसर करना है कि सर्वर साइड के अंदर स्टैटिक रेंडरिंग कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है, किस स्टेप पर हो रही है, और डायनेमिक रेंडरिंग कब हो रही है। तो आपने सही गेस किया, उम्मीद है आपने सही गेस किया होगा। तो जो स्टैटिक रेंडरिंग है वो बिल्ड टाइम के ऊपर हो रही है। यहाँ पर जब हम npm run build करते हैं तो जितने भी स्टैटिक पेजेस हैं, जितने भी स्टैटिक राउट्स हैं,
वो बिल्ड होके क्रिएट हो जाते हैं। वो स्टैटिक रेंडरिंग है, ठीक है। लेकिन ये भी एक सर्वर साइड रेंडरिंग ही है। यहाँ पर क्लाइंट कुछ भी रेंडर नहीं कर रहा है। जैसे हम जब npm रन बिल्ड करते हैं तो ये हमारा काम सर्वर के ऊपर हो रहा है, तो सर्वर ही पेजेस को जनरेट कर रहा है। तो स्टैटिक रेंडरिंग हमारे सर्वर के ऊपर हो रही है और बिल्ड टाइम के ऊपर हो रही है। डायनेमिक रेंडरिंग कब हो रही है और कब होती है? जब रिक्वेस्ट आती है किसी पेज के ऊपर, किसी डायनेमिक पेज के ऊपर, जैसे कि हमारा ब्लॉग आईडी वाला पेज है। डायनेमिक राउट के ऊपर जब रिक्वेस्ट आती है तब डायनेमिक रेंडरिंग हो रही होती है, तब वो पूरा का पूरा कोड रेंडर होता है। यहाँ पर हमने ये डायनेमिक जो यूआरएल से लेके हम डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं ना, ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ रेंडर होता है रन टाइम में, जब हमारी एप्लीकेशन रनिंग हो रही होती है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी हमारे इस पेज के ऊपर, ये पूरा कोड रन होगा, ब्लॉग्स का पेज, और इसका नाम हमें ब्लॉग आईडी देना था, मैंने वहीं से कॉपी किया था, तो ये गलती से इसका नाम सेम रह गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ब्लॉग बेटर नाम है, और यहाँ पे भी इसका नाम ब्लॉग में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक रेंडरिंग और डायनेमिक रेंडरिंग। ये दोनों रेंडरिंग अलग अलग स्टेप्स में होते हैं, एक बिल्ड टाइम पे, एक रन टाइम पे, और ये दोनों सर्वर साइड रेंडरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर क्लाइंट साइड रेंडरिंग के कहाँ पर हो रही है, किस पॉइंट पर हो रही है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट जेएस की ऐप में सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों एक साथ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर आ जाएं और हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर आते हैं, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाता हूँ और एक बार मैं प्रॉपरली रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। ब्लॉग्स पेज के ऊपर आ गया हूँ, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हमें अबाउट पेज का RSC पेलोड मिल जाता है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का पेलोड, ठीक है। सर्विसेज का पेलोड पूरा मिल गया, रूट का मतलब यानी कि हमारे होम पेज का पेलोड मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे इंडिविजुअल पेजेस का भी, जो हमारे पेज 1, 2, 3 हैं, इनका भी RSC कंपोनेंट का पेलोड यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पर क्या क्या पेजेस होने वाले हैं बेस्ड ऑन लिंक्स, क्या क्या लिंक्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ये ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया इसने, और इन सभी पेजेस का RSC पेलोड इसने मंगा लिया है। और ये भी सेम फॉर्मेट के अंदर है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स के अंदर जाएंगे तो ये भी वही है, इसका भी कंटेंट टाइप यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये जेसॉन नहीं है, ब्राउजर थोड़ा सा इंटरप्रेट करके उसको ये थोड़ा जेसॉन जैसा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्स कंपोनेंट देखेंगे, मतलब कंटेंट टाइप, तो टेक्स्ट स्लैश एक्स कंपोनेंट, अगर हम इसका कंटेंट टाइप देखेंगे तो यहाँ भी कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एक्स कंपोनेंट, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ब्राउजर इसको पार्स कर पा रहा है और समझ पा रहा है। लेकिन पेलोड के अंदर देखेंगे तो ये प्रॉपर वैलिड जेसॉन नहीं है, क्योंकि जेसॉन ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस पेलोड को जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो कि सर्वर से आती हैं वो इसको समझती हैं। यहाँ पर जब हम किसी पेज के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एक पूरा जावास्क्रिप्ट का बंडल आता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मेन ऐप डॉट जेएस, ये कई सारी, एक फाइल नहीं है, अगर हम यहाँ पे जेएस का फिल्टर लगा दें तो कई सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स मिलके क्लाइंट साइड रेंडरिंग को करती हैं, बनाती हैं। अभी अगर मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ, ऐसा पेज जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसी और पेज के ऊपर जाने से पहले मैं आपको इन पेजेस के ऊपर 1 बाय 1 जाके दिखा देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही यहाँ पे हो रही है, लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है। कैसे हो रही है वो हम समझते हैं। यहाँ पर जेएस का फिल्टर है, मैं ऑल का फिल्टर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। देखो मैं ब्लॉग 1 के ऊपर अगर जाता हूँ तो हमारा पूरा पेज रिलोड नहीं होगा, ये एक फेच कॉल करेगा सर्वर के ऊपर, सर्वर वहां से पेज को रेंडर करेगा, और जो अपडेटेड कंपोनेंट है, जो थोड़ा सा, जो केवल यहाँ पे हमारे पास आईडी दिखाना है ना, बस उतना ही नया वैल्यू केवल यहाँ पे सेंड करके देगा। देखो हम यहाँ पे अगर ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो देखो ब्लॉग ये /1 के ऊपर रिक्वेस्ट चली गई है, यहाँ पे blog/1, इधर अगर आप देखेंगे तो ये देखो blog/1 के ऊपर रिक्वेस्ट गई है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे अभी प्रीव्यू के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका जेसॉन के फॉर्मेट में एक रिस्पॉन्स आएगा, और ये जो हमारा क्लाइंट है, हमारा ब्राउजर है, ये इसको रेंडर करके दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो रही है। इधर अगर हम आके देखेंगे तो ब्लॉग आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट भी आई है, और यहाँ पर हमारा पेज भी रिलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं बैक जाके मैं पेज 2 के ऊपर जाता हूँ, इधर पेज 2 के ऊपर जाता हूँ, तो ये देखो पेज 2 के लिए रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। ये एक फेच रिक्वेस्ट है, फेच का अगर हम फिल्टर लगा दें
तो एक फेच रिक्वेस्ट है, प्रॉपर एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। ये एपीआई कॉल कर रहा है, हर एक बटन क्लिक करने पे हम जब राउटिंग कर रहे हैं तो ये एक एपीआई कॉल कर रहा है, सर्वर से कुछ एक्स्ट्रा डेटा मंगा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक 3 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक 3 आ रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर ये देखो, इसके लिए अभी ये दिखाने लगा, ये एक्चुअल में हर एक पेज के लिए दिखाता है। अभी इन तीनों पेजेस के लिए इसने फेच कर लिया है ना, तो अब ये नहीं फेच करेगा। अगर मैं पेज 1 के ऊपर जाऊंगा तो देखो ये अब नहीं फेच कर रहा है। अब क्लाइंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि इस पेज के ऊपर जाने पे क्या दिखाना है। अभी मैं पेज 2 के ऊपर जाता हूँ तो कुछ भी फेच नहीं कर रहा है, कोई भी कॉल नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं। ये देखो 3 के लिए फेच किया है, ये अपने आप में ये देखता है कि अगर कोई लॉजिक अपना लगा के प्रॉपर अपने हिसाब से वो डिसाइड करता है कि ये कॉल करनी है कि नहीं। तो अभी 3 के लिए इसने कॉल कर दिया है, ठीक है। अभी 1 के लिए देखते हैं, ये देखो कुछ देर के बाद, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से कॉल्स करने लगता है। तो देखते हैं 1 के रिस्पॉन्स में यहाँ पे अभी भी कोई पेलोड नहीं दिखा रहा है। 2 के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पेलोड दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कंटेंट होगा, जैसे हम पेज 2 के ऊपर गए हैं ना, तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। अब 2 जो है वो थोड़ा-सा वो है, यहाँ पे कई सारी वैल्यूज़ 2 मिल जाएँगी। अगर हम यहाँ पे 2 सर्च करते हैं, तो 2 9 जगहों पे है। अब हमें एग्ज़ैक्टली 2 कहाँ पर मिलेगा, कौन-सा 2 है वो हमें नहीं ऐसे ढूँढने में, ये देखो वेलकम टू आवर ब्लॉग, वेलकम टू आवर ब्लॉग, ये और फिर ये जो डायनामिक 2 वैल्यू है ना, यही वो वैल्यू है, ये वेलकम टू आवर ब्लॉग। और फिर ये कॉल करके सर्वर के ऊपर फेच कॉल कर रहा है, एपीआई कॉल कर रहा है और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस इज़ आवर 2 पेज। ये देखो यहाँ पर, इसको मैं मस्त दिखाता हूँ। देखो रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, दिस इज़ ब्लॉग और फिर ये डायनामिकली रेंडर्ड वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर डाली है और फिर पेज। ये सारा मिला के पूरा एक सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्लाइंट कर रहा है, ब्राउज़र कर रहा है। तो इस केस में सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों हो रही है और दोनों एक साथ हो रही है। एक पेज को रेंडर करने के लिए दोनों एक साथ हो रही है, ठीक है। अगर मैं सर्विसेज पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी इस मोमेंट पर केवल क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है, सर्वर के ऊपर कोई भी कोड नहीं रन कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स के ऊपर जाऊँगा, ये सर्वर साइड रेंडरिंग भी होगी, सर्वर के ऊपर कुछ ना कुछ कॉल होगी। अब ये 1 के लिए भी यहाँ पे दिखने लगा, अभी तक नहीं दिख रहा था। यहाँ पर 1 का भी वो दिखेगा, यहाँ पे 1 सर्च करेंगे अगर, ये देखो वेलकम टू आवर ब्लॉग 1 और फिर यहाँ पे दिस इज़ ब्लॉग 1 पेज, दिस इज़ ब्लॉग 1 पेज। सही है? बढ़िया। अब मैं किसी ऐसे पेज के ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं किसी ऐसे पेज पे जाता हूँ जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, जिसका डेटा हमारे इस क्लाइंट साइड के अंदर नहीं है, ठीक है, वो डायनामिकली केवल सर्वर से ही आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम मान लो पेज 100 के ऊपर चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, इसका डेटा जो है प्रॉपरली केवल और केवल सर्वर से आएगा। यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये अगर हम ऑल का फ़िल्टर लगा देंगे तो यहाँ पे एचटीएमएल पूरा आएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा एचटीएमएल आएगा और यहाँ पर वो पूरा कोड लिखा रहेगा। ये दिस इज़, देखो दिस इज़ ब्लॉग 100 पेज और यहाँ पे ये ब्रेक है, बार-बार ये कमेंट पता नहीं क्यों लगा है एग्ज़ैक्टली। अगर आपको पता होगा तो आप बताना कि ये कमेंट, मुझे लगता है कि ये डिफाइन करने के लिए, डायनामिक वैल्यू को ये दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर जगह पर डायनामिक वैल्यू है, शायद इसीलिए ऐसा यूज़ हो रहा होगा। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर ये पूरा कंटेंट आ रहा है। अब इस पेज 100 के लिए कोई ये आरएससी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आरएससी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, इसका जेसॉन नहीं फेच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डायनामिकली यूआई से जाते हैं तो उसका फेच कॉल किया जाता है, सर्वर पर रेंडर होता है, जो भी फाइनल वैल्यू होती है उसको फेच एपीआई के अंदर सेंड किया जाता है और हमारा ब्राउज़र उसको फिर पेंट करता है, यूआई के ऊपर दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से डायनेमिक रेंडरिंग और स्टैटिक रेंडरिंग होती है और चाहे जैसी भी रेंडरिंग हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर पूरे टाइम क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती ही रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक रेंडरिंग क्या होती है और स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है और कब होती है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। मैं भूल जाता हूँ, बताते-बताते मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। कई बार मुझे देखना पड़ता है यहाँ पे, इधर टाइटल देखना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सही है, आप ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है। खुद से एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी है, ट्राई करना ज़रूरी है, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में कोड लिखना ज़रूरी है और खुद से ट्राई टेस्ट करिए, एआई का यूज़ करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एआई को यूज़ करना।
अब तो डीप सीक एआई आ गया है, डीप सीक यूज़ करिए। ये डीप सीक एआई मैंने यहाँ पे अकाउंट बना के रखा है इसमें, डीप सीक, ये काफ़ी मस्त एआई है। आप एआई को यूज़ करिए समझने के लिए, गहराई में चीज़ों को समझने के लिए, कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, जितने भी डाउट्स हों, जितने भी क्वेश्चंस हों, पूछिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आपको केवल वीडियो देख लेने से, लेक्चर देख लेने से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है? तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।